सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट ए के अधि लघुत्री एवं लघुत्री प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, आरसीएच का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, आरसीएच का पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। प्रश्न क्रमांक 2, लेडी बर्ड क्या है? उत्तर, लेडी बर्ड एक कीट है जिसको एफिड के नियंत्रण हेतु जैव नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, डीएनए खंड में कौन सा आवेश उपस्थित होता है? उत्तर, डीएनए खंड में ऋणात्मक आवेशित उपस्थित होता है। प्रश्न क्रमांक 4, हमारे देश में अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? उत्तर, हमारे देश में अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, डाप्सन इकाई से वायुमंडल में किसकी मोटाई का मापन किया जाता है? उत्तर, डाप्सन इकाई से वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, डायाफ्राम एवं वाल्ट क्या है? इसके क्या उपयोग है? लिखिए। उत्तर, डायाफ्राम एवं वाल्ट रबर से बने रोधक उपाय है। इनका उपयोग स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, जीनोटाइप व फिनोटाइप में कोई दो अंतर लिखिए। उत्तर, जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, जीनोटाइप यह जीन संगठन को व्यक्त करता है, जबकि फिनोटाइप यह जीवों के आकार, रंग, रूप को व्यक्त करता है। अंतर 2, जीनोटाइप यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है, जबकि फिनोटाइप यह वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। अंतर 3, जीनोटाइप किसी जीव का जीन प्रारूप जीवन पर्यंत एक समान होता है, जबकि फिनोटाइप में वातावरण में बदलाव के कारण बदलाव संभव है। प्रश्न क्रमांक 8, सुगुणिता को समझाइए। उत्तर, जीवों में गुणसूत्रों में एक या अधिक सेटों के जुड़ने या हानि को सुगुणिता कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला हेप्लाइडी, दूसरा पॉलीप्लाइडी। प्रश्न क्रमांक 9, टीकाकरण के दो महत्व लिखिए। उत्तर, टीकाकरण के महत्व इस प्रकार हैं। महत्व 1, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। दूसरा, टीकाकरण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। प्रश्न क्रमांक 10, औद्योगिक क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के दो महत्व लिखिए। उत्तर, औद्योगिक क्षेत्र में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के महत्व इस प्रकार है। औद्योगिक उपयोग, उच्च वर्गों के जीवों के विटामिन, प्रतिजैविक या हार्मोन के जीन को कोड करके तथा इनके संश्लेषित डीएनए को जीवाणुओं में पुनः स्थापित करके विटामिन, हार्मोन आदि यौगिकों का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषित किया जाना संभव हुआ है। इस विधि से मानव इंसुलिन का ह्यूम्यूलिन नाम से जैव संश्लेषण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 11, अंडाशय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाकर कोई 3 नामांकन कीजिए। पहला रुधिर वाहिकाएं, दूसरा ग्राफीय पुटक, तीसरा अंडाणु। उत्तर, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का रेखा चित्र इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 12, यौन संचारित रोगों से बचने के कोई 3 उपाय लिखिए। उत्तर, यौन संचारित रोगों से बचने के उपाय इस प्रकार हैं। पहला, पूर्व में उपयोग किए गए सिरिंज का पुनः उपयोग न करें। दूसरा, बाहरी व्यक्तियों से मैथुन से बचे एवं मैथुन के समय हमेशा कंडोम का उपयोग करें। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी अन्य व्यक्ति को न चढ़ाएं। चौथा, समलैंगिक संबंध रखने से बचना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 30% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाली एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। उत्तर, इरविन चारग्राफ ने परीक्षण के आधार पर यह बताया कि एडेनिन व थायमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थिर व एक दूसरे के बराबर होता है। यदि द्विरज्जुक डीएनए
रज्जुक में नाइट्रोजनी क्षार की संख्या 100 है तो इसमें साइटोसिन की मात्रा 30% है, तो ग्वानिन की मात्रा भी 30% होगी। साइटोसिन तथा ग्वानिन की कुल मात्रा 30% प्लस 30% बराबर 60% होगी। इसका तात्पर्य यह है कि एडिनिन तथा थाइमिन की कुल प्रतिशत 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40% होगा। एडिनिन तथा थाइमिन की मात्रा बराबर होती है, अर्थात एडिनिन 20% तथा थाइमिन 20% होगा। प्रश्न क्रमांक 14, जीन विनिमय की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जीन विनिमय की विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेषता 1, एक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्रों में जीन विनिमय नहीं होता है। विशेषता 2, क्रियाजमा की संख्या युग्म गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। विशेषता 3, 4 अर्ध गुणसूत्रों में से केवल 2 में ही जीन विनिमय होता है। प्रश्न क्रमांक 15, बिंदु उत्परिवर्तन को समझाइए। उत्तर, बिंदु उत्परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन होता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन डीएनए द्विगुणक के समय होते हैं, जब इनमें नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, अर्थात डीएनए रज्जुक संश्लेषित होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में दात्र कोशिका अरक्तता रोग डीएनए के एक नाइट्रोजन क्षार के परिवर्तन के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 16, एड्स की रोकथाम में कोई 3 उपाय बताइए। उत्तर, एड्स को फैलने से रोकने के लिए हमको निम्न उपाय करने होंगे। पहला, लोगों को एड्स के घातक परिणामों की जानकारी देना होगा। दूसरा, इंजेक्शन लगाने वाली सीरीज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। तीसरा, रुधिर देने वाले व्यक्तियों, प्रत्यारोपण के लिए वृक्क, यकृत, नेत्र की कार्निया, वीर्य या वृद्धि हार्मोन का दान करने वाले व्यक्तियों तथा गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17, मदिरा पान के अत्यधिक प्रयोग के खतरे के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, ड्रग और एल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा में श्वसनपात, हृदयपात, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो जाती है। ड्रगों का संयोजन या एल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा में होती है। युवाओं में ड्रग और एल्कोहल के दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन की कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता में रुचि नहीं, एकाकीपन, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटबढ़ आदि। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग, एल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वो चोरी का सहारा ले सकता है। कभी कभी ड्रग, एल्कोहल अपने परिवार व मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकती है। जो अंततः सिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनको एड्स और यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं एल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। महिला खिलाड़ियों द्वारा उपापचय, स्टीराइडों के सेवन के अनुपंगी प्रभाव में पुंसत्व, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आर्तव चक्र, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, आवाज़ का गहरा होना शामिल है। पुरुष खिलाड़ियों में मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, वक्ष का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आदि शामिल है। प्रश्न क्रमांक 18, यूजेनिक्स किसे कहते हैं? यूजेनिक्स की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, यूजेनिक्स वह विधि है जिसके द्वारा भावी
मानव पीढ़ी को आनुवंशिक आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। यूजेनिक्स की उपयोगिता इस प्रकार है। उपयोगिता 1, आनुवंशिकी के क्षेत्र में विकास के साथ साथ समान प्रजातियों में चयनात्मक प्रजनन का विकास करना। दूसरा, पुनर्योजन डीएनए तकनीकी विकास के साथ विभिन्न जीवों में आनुवंशिक पदार्थों का कृत्रिम रूप से स्थानांतरण। उपयोगिता 3, इस तकनीक द्वारा जीएम खाद्य, जीएम फसल का उत्पादन। उपयोगिता 4, जीवों का क्लोनिंग। उपयोगिता 5, जीन उपचार आदि। प्रश्न क्रमांक 19, फास्फोरस चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, पौधों को अपने पोषण के लिए इनऑर्गेनिक फास्फेट की आवश्यकता होती है। न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, एडीपी, एटीपी तथा अन्य यौगिकों का एक संरचनात्मक अंश है। फास्फोरस मिट्टी व चट्टानों में फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। फास्फेट जंतुओं में भोजन के माध्यम से पहुंच जाता है। मृत्यु के पश्चात फास्फोरस अपघटकों द्वारा कार्बनिक फास्फेट के रूप में भूमि में मिल जाते हैं। फास्फोरस चक्र का नामांकित रेखाचित्र इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 20, भारत में वन्य जीवन के अप्रत्यक्ष विनाश के कारण लिखिए। उत्तर, भारत में वन्य जीवन के अप्रत्यक्ष रूप से विनाश के अनेक कारण हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रमुख है मनुष्य की निरंतर बढ़ रही जनसंख्या ने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है। जैसे जैसे मानव जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई, आवास, कृषि, ईंधन एवं औद्योगिकरण आदि मनुष्य की आवश्यकता में वृद्धि होती चली गई। परिणाम स्वरूप वनों का विनाश हुआ, आवास का विनाश हुआ, मरुस्थलों का प्रसार होने लगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव वन्य जीव जंतुओं पर पड़ा और उनकी संख्या में लगातार कमी होती चली गई। कीटनाशकों के प्रयोग, पर्यावरणीय प्रदूषण ने जीवों का विनाश किया है। प्रश्न क्रमांक 21, जल प्रदूषण के 3 कारणों को लिखिए। उत्तर, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, मानवीय स्रोत। इसके अंतर्गत वाहित मल, घरेलू बहिष्कराव, कृषि बहिष्कराव, औद्योगिक बहिष्कराव, तैलीय प्रदूषण, उर्वरक, तापीय प्रदूषण, तेल रिसाव आदि। दूसरा, प्राकृतिक स्रोत। कुछ लवण तथा तत्व प्राकृतिक रूप से जल में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे सीसा, आर्सेनिक, पारा, निकेल आदि। प्रश्न क्रमांक 22, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, साधारण भाषा में समझे तो हमारे घरों, स्कूलों, कार्यालयों, उद्योगों आदि में हम जिन कठोर चीज़ों का एक बार उपयोग करने के बाद उसे फेंक देते हैं, वही ठोस अपशिष्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत प्लास्टिक की वस्तुएं, कांच, धातु, चमड़ा, दवाई की शीशियाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि कई ऐसे उत्पाद हैं जो कई साल बीत जाने के बाद भी कभी नष्ट नहीं होते। इसे ही ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। मनुष्य और पर्यावरण को नुकसान करे बिना ठोस अपशिष्ट का निपटान करने की व्यवस्था को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहा जाता है। ठोस अपशिष्ट को प्रबंधन करने के मुख्य तरीके इस प्रकार हैं। पहला, अपशिष्ट पुनः प्रयोग। इसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं को अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे लोग अपने जीवन में अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना सीखेंगे। अगर भारत के 60% लोग भी इस तरीके को अपना ले तो शायद 1 साल में हम भारत में ठोस कचरे को खत्म कर सकते हैं। दूसरा, अपशिष्ट का पुनः चक्रण। अपशिष्ट का पुनः चक्रण यानी कचरे को उपयोगी माल के रूप में प्रयोग करना। अगर हम ठोस अपशिष्ट को किसी उत्पाद में कच्चे माल के तौर पर उपयोग करें तो बहुत हद तक ठोस अपशिष्ट का निपटान कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले सारे संग्रहित कचरे को एकत्रित कर उसका कच्चा माल तैयार करना होगा, फिर उसे नए उत्पाद के लिए तैयार करना होगा। तीसरा, भस्मीकरण। भस्मीकरण एक सामान्य तापीय प्रक्रिया है। इसमें अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है। इसके बाद अपशिष्ट
पानी की भाप कार्बन डाइऑक्साइड और राख में बदल जाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग बिजली को ऊष्मा देने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया से मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है, इसलिए भस्मीकरण प्रक्रिया का उपयोग थोड़ा कम किया जाता है। चौथा, गैसीकरण। इस प्रक्रिया में ठोस अपशिष्ट को उच्च तापमान में विखंडित किया जाता है। इसमें अपशिष्ट का दहन बहुत कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में किया जाता है, इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। पांचवा, पायरोलिसिस। इस प्रक्रिया में भी गैसीकरण की तरह ठोस अपशिष्ट को उच्च तापमान पर विखंडित किया जाता है, परंतु इसमें अपशिष्ट का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। पायरोलिसिस की खास विशेषता यह है कि इसमें वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। इस तरह हम सभी प्रक्रियाओं का उपयोग कर ठोस अपशिष्ट को प्रबंधन करने के लिए कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं से न सिर्फ ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सकता है, बल्कि कच्चा माल और ऊर्जा भी ली जा सकती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।